12 साल नौकरी करने के बाद मैंने 2017 में जॉब छोड़ा। दो कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्य हम बताएंगे। वो है कि गोल्डन सर्कल अवधारणा। मैं मिसेस कर्नाटका के लिए भी गई थी ऑडिशन के लिए, और वहां पे फिर सिलेक्ट होकर मिसेस इंडिया भी बनी 2019 में। कितना चाहते हो वो करना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी से सीख के या किसी को देख के आप करना चाहते हो। अपने आप को पूछना है कि क्या करना चाहते हो आप। अगर वो दिल से आती है ना वो चीज जो भी करना है, तो फिर उसमें आप जुट जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आजकल बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट बन चुका है और बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक लाइफ है कि 9:30 बजे सो जाती हूँ। एक डिसिप्लिन हो गया है, एक मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गया है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एक आउटलुक बढ़ गया है। था एक क्यों पापा ने मारा, क्यों मुझे नहीं मिला है, क्यों मेरी छोटी बहन को मिल रहा है, और क्यों लाइफ अगर भगवान ने दी है आपको, हाथ पैर सब कुछ दिया है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है। वो सारे लोग सेलिब्रिटी हैं जो लड़ रहे हैं बॉर्डर्स। अपना वाई ढूंढने के लिए क्यों कहीं ना बहुत कहीं मैं मिस कर रही थी कि मैं सबके लिए तो कुछ ना कुछ हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, घर की बेटी हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ। मगर जो असली खुशी है ना वो नहीं थी जिंदगी में। दी वैसे गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं गायत्री मोहंत्री जी। हसवी पुलकित मुर्की जी को धन्यवाद हमें गायत्री जी से कनेक्ट करने के लिए। और आज का टॉपिक फाइंडिंग आउट योर वाई के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान गायत्री जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। सो गायत्री जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। तैयार हो क्या? बिल्कुल। ओके, हाँ, मैं परफेक्ट। तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। पहला पहला शब्द फ्यूचर, भविष्य। माउंटेन्स। ओके, और ड्रीम, सपना। क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पहाड़ चढ़ना। पहाड़ चढ़ना, ओके। मुस्कुराहट, स्माइल। असली खुशी असली खुशी दिल से, और दिल दिल से जो आती है। ओके। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। हमारा जो ये अर्थ बना है, और जैसे जैसे ये बना है और आज के डेट पे जो हो रहा है सारे नेचुरल डिजास्टर्स, इसका फॉर्मेशन। ओके, और मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी, लाइफ। लंबी है, ज्यादा सोच के उसको छोटा मत करो। ऑसम। बहुत ही बढ़िया। अब मेरी तरफ से भी कुछ शब्द आ रहे हैं आपके पास, और वैसे ही बिना सोचे समझे जो आपके मन में पहली बात आए वो बताइएगा। बिल्कुल। धन, मनी। धन जरूरी है, मगर जिंदगी के असली खुशी के आगे इतनी भी जरूरी नहीं। आविष्कार, इन्वेंशन। आ, सही उपयोग होनी चाहिए उसकी, जो इन्वेंशन हुई है या जो होने वाली है। टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। रोल मॉडल। बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी है। मेरे मदर से शुरू होके मेरे घर में जो काम करते हैं, जो आसपास कोई भी मुझे कुछ भी सिखा दे, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं, सारे हैं रोल मॉडल। कोई एक इंसान नहीं बन सकता। बिल्कुल। अगला वर्ड है सक्सेस, सफलता। एक छोटा सा मोमेंट है वो, और उसमें खुशियां मनाइए, मगर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। और एक आखिरी शब्द मेरी तरफ से, ग्रह अंतरवासी। आई ट्रांसलेट इसको एलियंस।
एलियंस मुझे एक्साइट करते हैं, मिलना चाहूंगी अगर मौका मिलेगा तो। ऑल द बेस्ट गायत्री जी। और पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड अंत में करेंगे, जब तक स्टे ट्यून। और गायत्री जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। मैं काफी अच्छी हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज मेरा ऐसा कुछ दूसरा पॉडकास्ट तो नहीं बोलूंगा, ऐसा दूसरा डिस्कशन है जो मेरा हिंदी में होने वाला है। आशा करूंगी मैं अच्छी तरह से ये पॉडकास्ट करूँ और लोगों को इंस्पायर करूँ। डेफिनेटली, बिल्कुल। और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपके ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए और थोड़ा बहुत आपका बचपन का भी कुछ बातें बताइए। तो मेरा पूरा नाम है गायत्री मोहंती। मैं करंटली बैंगलोर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पर रह के 20 साल हो गए। मैं एक स्टेट कॉल्ड ओडिशा, जो हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरा बचपन, स्कूल, जन्म, कॉलेज सब कुछ वहां से हुआ है। उसके बाद मैं बैंगलोर आई मेरे जॉब के सिलसिले में। यहाँ आके मैंने अपना करियर शुरू किया। बचपन मेरा बहुत सीधा साधा सा ही था, जैसे सा हर किसी का बचपन हुआ करता था। जब हम लोग सारे, मैं एक 80s की किड हूँ, तो मैं मिलेनियल जनरेशन से नहीं हूँ। तो जैसे बचपन होते हैं, मिट्टी में खेलो, चौक खाओ, स्कूल में शैतानियां करो, और काफी टॉम बॉयज थी मैं। तो कभी मेरे मतलब सारे दोस्त मुझे काफी परेशान थे, बिकॉज मैं सबको परेशान करती थी अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे, इससे किसी को हर्ट नहीं किया। स्कूल के बाद कॉलेज भी अच्छा ही गुजरा। मैं आर्ट स्टूडेंट थी। फिर मुझे काफी इच्छा थी कि मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट थी। और एनसीसी अच्छा। के थ्रू मैंने बहुत सारे मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिला है। मैंने स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एनसीसी के तरफ से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। तो उसके बाद बहुत इच्छा थी आर्म फोर्स ज्वाइन करने की, मगर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो लाइफ में कुछ और चेंजेस आए, देन मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद जॉब हुआ एंड बैंगलोर आई। बैंगलोर में यहाँ पे आने के बाद जॉब हुआ, फिर शादी हुई, फिर एक बेटा भी हुआ मुझे, सुंदर सा। एंड वो अभी 14 साल का है। तो वो 12 साल नौकरी करने के बाद मैंने 2017 में जॉब छोड़ा। रीजन ये था कि मैं एक बैंकिंग इंडस्ट्री में थी और मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। और हेल्थ वाइज भी, मतलब मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया था, एंड मेंटली ऑल्सो मैं बहुत खुश नहीं थी, दिमागी तौर से, मतलब बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता था। सो इन सब रीजन के लिए मैंने 2017 में जॉब छोड़ के बस यही छोड़ा था कि अपने बेटे को टाइम दूंगी, अपने फैमिली को टाइम दूंगी, अपने लिए थोड़ा टाइम दूंगी। बट तभी से बहुत सारे चीजें मेरे लाइफ में होना शुरू हुई। जैसे पहले तो मैंने हाइकिंग शुरू किया 2017 में, एक विश लिस्ट था। फिर हाइकिंग से ग्रेजुअली 2-3 साल में मैं माउंटेनियरिंग में आ गई। इन बिटवीन में मिसेस कर्नाटका के लिए भी गई थी ऑडिशन के लिए, और वहां पे फिर सिलेक्ट होकर मिसेस इंडिया भी बनी 2019 में। हम्म। और हाइकिंग से बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट हुए जहाँ पे एक हाइक में मेरा हाथ टूट गया, फिर भी मैं हाइकिंग कंप्लीट की। हाइकिंग वही टूटे हुए हाथ में, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी एनीथिंग, मैंने वो हाइकिंग कंप्लीट किया। बहुत डिफिकल्ट हाइक था वो, चादर ट्रैक लद्दाख में होता है। फिर आने के बाद, सर्जरी होने के बाद 10 दिन में मैंने पहला 10K किला रन भी किया, वही प्लास्टर हाथ हाथ में। तो आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी एक चीज जो मुझे बहुत 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 खुशी देती है। एंड माउंटेनियरिंग एक पार्ट है, एक डाइवर्शन है फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी टू माउंटेनियरिंग। तो ये सारे चीज चल रहे हैं अभी। तो करेंटली मैं एक फिटनेस कोच भी हूँ, मैं पार्ट टाइम कोचिंग भी देती हूँ कल्ट में। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, एक मॉडल भी हूँ, और एक प्रोफेशनल माउंटेनियर भी हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक एनजीओ शुरू किया उड़ीसा में माउंटेनियर्स के लिए, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आगे बढ़े एंड उनको फंड्स मिले, बिकॉज ऐसे स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग बहुत मुश्किल होती है। खुद की एक कंपनी भी शुरू की थी, मगर वो मुझे छोड़ना पड़ा, बिकॉज मेरे खुद के इंजरी थे। 4 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई है, मैंने इसका सर्जरी। तो ऐसे ही चल रही है जिंदगी अभी। खुद भी पढ़ाई करती हूँ मैं, करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो वैसे ही है अभी। अ, आप सिर्फ इसे
मतलब जिंदगी के कुछ कुछ पार्ट्स कह रहे हैं, लेकिन ये सारा मिलके बहुत खूबसूरत सी जिंदगी बनाई है आपने और बहुत अच्छी जिंदगी जी है, मैं तो ये बोलूंगी। आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे गायत्री जी कि इस सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसको आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, जिस वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके? सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि जिंदगी में कि आपको पहले जानना है कि आपको क्या करना है, आप करना क्या चाहते हो और कितना चाहते हो वो करना। मतलब ऐसा नहीं कि किसी से सीख के या किसी को देख के आप करना चाहते हो, अपने आप को पूछना है कि क्या करना चाहते हो आप। अगर वो दिल से आती है ना वो चीज जो भी करना है, तो फिर उसमें आप जुट जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं जो भी करना चाहूंगी अपनी, मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है मेरे में कि वो मैं करके ही रहूंगी। वो बहुत चीज है कि अपनी क्लैरिटी लाइफ में रखना। दूसरी चीज है अनुशासन, जो कि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन होगा तो आप कोई भी चीज शुरू तो करोगे मगर उसको कभी खत्म नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो चलो 15 दिन ट्राई किया फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी ले लो, जैसे कोई एक्सरसाइज ही क्यों ना ले लो आप, तो आप अगर करते हो तो उसको एक डिसिप्लिन के साथ करना है हर दिन। और तीसरी चीज होती है कि हम अपने अपने साथ जितना टाइम बिता सकते हैं दिन में, अगर 15 मिनट 20 मिनट अपने साथ टाइम बिता सकते हैं विदाउट एनी गैजेट और विदाउट एनी मतलब कोई भी और डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंटली अगर आप देखोगे तो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, हर कोई चीज बहुत मतलब सुविधाजनक हो गई है अभी। पहले ऐसा नहीं हुआ करते थे, मगर हम जितनी सुविधाएं ले रहे हैं उतने अपने आप से दूर भी हो रहे हैं। तो अपने आप से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज में मैं बहुत एम्फोसिस दूंगी। अमेजिंग। और गायत्री जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन थे? मेरे गाइडिंग वॉइस मेरे फादर थे, जो अभी नहीं है, ही पास्ड अवे, वो गुजर गए 2018 में। तो अच्छा। वो शुरू से ही मुझे कभी उन्होंने इनकरेज नहीं किया। मेरे जमाने के टाइम पे जब लड़कियों को बस चूड़ी पहनना है, चोटी बनानी है, ग्रेजुएशन होते ही शादी करनी है, जो कि मेरी मॉम तो बिल्कुल लगी हुई थी। तो उन दोनों में वर्ल्ड वॉर चलता रहता था उस चीज को लेके कि किसकी सुनूं मैं। तो उस हिसाब से मेरे पापा बहुत ही इनकरेजिंग थे। वो मुझे कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक साधारण सी जिंदगी बिताऊं, एक लड़की जन्म हुई हूं कि शादी करूं, बस बच्चे करूं और या तो नौकरी कर लूं या तो बस किचन में ये रहूं। तो मेरे पापा मेरे सबसे बड़े गाइडिंग वॉइस हैं। परफेक्ट। तो गायत्री जी ऐसी गाइडिंग वॉइस हमेशा रहते हैं साथ में, तो आज भी मैं सोचती हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गाइड करते ही रहते होंगे, एंड ऑलवेज उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे और आप आगे बढ़ते रहे। और इसी सवाल के साथ में और अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आया वो जानना चाहेंगे कि आपके कॉर्पोरेट करियर में वो कौन सा मोड़ था जिससे आपको एहसास कराया कि आपको बदलाव करने और अपने जुनून को चुनने की जरूरत है। अम मैं ऐसे एक बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं थी स्कूल में। मतलब जैसे रेगुलर एनुअल स्पोर्ट्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी या कोई कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। जो खुद की स्ट्रेंथ थी मेरी मेंटली, बिकॉज स्पोर्ट्स फिजिकली कम और मेंटली ज्यादा होता है, तो वो मैंने एनसीसी में देखा। जब मैं एनसीसी में गई तो धूप में खड़े होकर मार्चिंग करना और कभी जो नहीं किया वो सब करना, इनिशियली तो बहुत टफ था, मगर बाद में मुझे पता चला। स्पेशली एक इंसिडेंट था जब मेरे पैर में 8 स्टिचेस लगे थे और मैं सबसे प्रेस्टिजियस कैंप जो हुआ था, रिपब्लिक डे कैंप होता है एनसीसी कैडेट्स के लिए, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है वो। तो कोई भी एनसीसी में रहता है, अगर अच्छा लगता है तो वो कैंप में जाना चाहता है, चाहती है। तो वो कैंप के लिए 10 7 दिन पहले मेरे जब चोट हो गई, स्टिचेस लगे और मुझे सबने बहुत धुतकारा, किसी का सपोर्ट नहीं मिला था, बहुत कम लोगों ने मेरे 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 साथ थे। तो मैं जब वो फेज मैंने जब क्रॉस किया और मैं जब फिर सिलेक्ट हुई इसके बाद राजपथ मार्च के लिए, फिर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे मेरे स्ट्रेंथ क्या है। तब तो इतना रियलाइज नहीं हुआ। बाद में जब नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई, जैसे ये शादी हुई या मैंने एमबीए किया, बच्चे हो गए नॉन, कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही थी वो सब। कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही थी कि
कि मैं सबके लिए तो कुछ ना कुछ हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, घर की बेटी हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ। मगर जो असली खुशी है ना, वो नहीं थी जिंदगी में। पैसे थे, जॉब थी, माँ भी बन गई हूँ, और सब कुछ संभाल भी पा रही हूँ अपने आप, सब कुछ। जो अपने लिए जो खुशी है ना, वो कहीं छूट गई थी। जो गायत्री थी वो कहीं गायत्री छूट गई थी। तो हम्म। वो मैंने रियलाइज किया, और वही टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि मैं जॉब छोड़ूंगी। और पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूंगी और कुछ करने की कोशिश करूंगी। राइट। परफेक्ट। और गायत्री जी, कॉर्पोरेट नौकरी से फिटनेस और पर्वतारोहण यात्रा में परिवर्तन के दौरान आपके अपना वाई कैसे पता चला? अपना क्यों, वाई वाई हाउ डिड यू फाइंड योर वाई? देखिए, जब इनिशियली ट्रैकिंग कर रही थी मैं 2-3 साल तक, तब तो ट्रैकिंग हम्म। बहुत इजी होता है, बिकॉज आप इतने ज्यादा ऊंचाई पे जाते नहीं हो। आप कम ऊंचाई पे जाते हो। थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल होता है, मगर मोस्टली इजी होते हैं, मतलब काफी स्ट्रगल नहीं होता। जब आप पर्वतारोहण में जाते हो, मतलब माउंटेनिंग में जाते हो, तो आप क्या होता है ना कि वो बहुत अलग है, बिकॉज आप बहुत सारा रिस्क ले रहे हो, अपने लाइफ का रिस्क ले रहे हो, राइट? और आप हाँ। नेचर को इतने रॉ तरीके से फेस करते हो कि आप देखते हो कि इसमें जान भी चली जा सकती है, माउंटेनियरिंग में जान भी चली जाती है। तो तब क्या होता है ना कि आपका जो नेचुरल फॉर्म है ना, वो आगे आता है। आप जो हो हम्म। पहाड़ों हम्म। में ना, आप कोई भी नहीं हो, ना मिसेस इंडिया हो, ना गायत्री हो, कुछ नहीं है। पहाड़ों के सामने आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके सामने नमन कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे अच्छे से चोटी तक पहुंचा दो, और मैं अच्छे से वापस आ जाऊं अपने फैमिली के पास। वही रह जाता है बस, एक इंसान बहुत बहुत छोटा है पहाड़ के सामने। तो मैं कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में सारा कुछ बदल गया तब से, जब मैं माउंटेनियरिंग में आई। मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक इंसान हूँ जो आ रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। मेरे समिट्स होने लगे, और मेरे 2-3 समिट्स हो भी गए आउट ऑफ 7 समिट्स जो मैंने प्लान किया था इनिशियली, जब माउंटेनिंग शुरू करूंगी। जब मेरे समिट्स नहीं हुए, जो जो पहाड़ पे गई, बहुत मेहनत मैंने की, बहुत कुछ 4-5 घंटे वर्कआउट किया, सब कुछ त्याग दिया, ग्लैमर वर्ल्ड त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ माउंटेन में फोकस किया। और आप जब बहुत कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते हो, करते हो, और आपको जब रिजल्ट जीरो मिलता है, राइट, तो तब आपको वो दिमाग में आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब क्या है। तो जब रेगुलरली बार बार आप डिफीट हो रहे हो, आपके समिट्स नहीं हो रहे, इतने इतने आपने मेहनत की, सारा कुछ सैक्रिफाइस, तो तब ना वो क्वेश्चंस आता है कि आप क्यों कर रहे हो ये, जिसमें जान जाने का जोखिम है। हम्म। पैसे इतने लग रहे हैं, क्योंकि रिक्रिएशनल स्पोर्ट है, कोई फंड नहीं करता। आप खुद फिजिकली इतना एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसमें क्या मिलता है? हम्म। तो तब मैंने बहुत सोचा, इनफैक्ट मैंने सोचा मैं छोड़ भी दूंगी माउंटेनियरिंग। वो भी सोचा मैंने 1-2 साल तक, जब तक मेरे नहीं हो रहे थे। मगर एक साल मुझे ये भी लगा कि क्या मैं छोड़ सकती हूँ, टाइम दूंगी, बहुत कुछ हो गया, ये वो। और वो 1 साल में मुझे लगा कि माउंटेनियरिंग ने मुझे कितना बदल दिया है। एक टाइम था, मैं जब नौकरी करती थी तो हर सैटरडे संडे पब जाती थी, ड्रिंक करती थी दोस्तों के साथ। अच्छे कपड़े पहनो, 10-15 फोटो लो, पोस्ट करो। अब एक लाइफ है कि 9:30 बजे सो जाती हूँ। एक डिसिप्लिन हो गया है, एक मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गया है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एक आउटलुक बढ़ गया है, एक इंसान का नजरिया बढ़ गया है कि हम लोग कितना नजर सोसाइटी को दे सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। हम कितने डिफिकल्टी से पहाड़ चढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होता, फैमिली नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ है लोगों के पास, मैं कितना ला सकती हूँ। मैं एक नॉर्मल एवरेज मतलब लेडी जो इतना कुछ कर चुकी है, मतलब ऐसे नॉर्मल से जिंदगी जी रही थी, अगर 35 इयर्स ऑफ एज में मैंने कुछ नया किया है, अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है। तो माई वाई इज विथ माउंटेन्स। मैं हर टाइम जाती हूँ, एक नया इंसान बन के आती हूँ। तो मेरा वाई इज अबाउट फिटनेस एंड ऑल्सो माउंटेनियरिंग। बहुत ही सुंदर। और आपने ये जो संघर्ष किया अपना वाय ढूंढने के लिए, क्यों बहुत संघर्ष किया है, आपकी बातों से झलक आ रही है उस चीज की। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये प्रक्रिया अपनाई, अभी आज के टाइम पे अपना क्यों खोजने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्यों करें, अपना वाय ढूंढ रहे हैं जो, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी?
देखिए, वाई ढूंढना बहुत मुश्किल है आजकल की दुनिया में। ये चीजें मुश्किल नहीं होती थी जब हम लोग छोटे थे। जब कुछ नहीं था ना, तो हर दिन हमारे पास वाई था। क्यों पापा ने मारा, क्यों मुझे नहीं मिला है, क्यों मेरी छोटी बहन को मिल रहा है, क्यों मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। अब वो क्यों इतने होते थे ना तब। अभी सब इतना इजी हो गया कि कोई क्यों ही नहीं उठाता है। हम्म। तो वो क्यों उठाने के लिए ना, कुछ चीजें जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। हम लोग ना अगर इजी इजी रास्ते अपनाएंगे ना, तो वो क्यों कभी आएगी भी नहीं शायद। कुछ डिफिकल्ट रास्ते अपनाएंगे तभी वो क्यों आएंगी। मेरे लिए माउंटेनियरिंग वैसा कुछ था। मैंने बहुत डिफिकल्ट स्पोर्ट अपनाया, इसलिए मेरे पास इतने सारे क्यों वापस आ गए। नहीं तो मैं भी अभी कहीं कहीं बैठ के बस वही करती जो मतलब कुछ सालों पहले करती थी। क्यों अपनाने के लिए थोड़ा अपने अंदर झांकना पड़ता है। थोड़ा औरों को कम झांकना पड़ता है। और सोशल मीडिया से कम रेफरेंसेस लेंगे अगर हम, या किसी की और की जिंदगी को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को अपने साथ बैठेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो क्यों आ जाती है। इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट है आजकल की दुनिया में, डिफिकल्ट है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। हर किसी को अपना क्यों मिल ही जाता है। अगर आप उसमें टाइम स्पेंड करोगे ना, जितना आप टाइम दोगे उतना ही आपके पास क्यों आएगा। सुपर। और गायत्री जी, आपको अपना वाई फाइंड करने के बाद अपने कोच, क्योंकि कोच ने आपके जीवन के अन्य क्षेत्र, मतलब ये रिश्ते, रिलेशंस और व्यक्तिगत विकास, मीन्स पर्सनल ग्रोथ और ओवरऑल हैप्पीनेस को कैसे प्रभावित किया है? जब वो एक साल था जब मैं बहुत ही डिप्रेस थी, मेरे माउंटेनियरिंग में सबमिट्स नहीं हो रहे हैं, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, ये सब मैं जब टाइम दे रही थी अपने आप को, सोचती थी, समझने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने धीरे धीरे अपने अपने ब्रेथ को भी समझना शुरू किया कि जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरा ब्रेथ कैसा होता है। कहीं कहीं पे आप जब जैसे जैसे कि मैं बात करने के टाइम में मैं बहुत बहुत टाइम तक लंबी बातें कर सकती हूँ विदाउट इवन टेकिंग अ ब्रेथ। 1 मिनट का भी मैं बीच में ब्रेथ नहीं लेती हूँ। हम्म। शायद आप लोगों ने भी अभी आज ऑब्जर्व किया होगा। तो आपके जो ब्रेथ्स होते हैं ना, वो आपके सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं। आप कैसे एक इमोशन बात सुन रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, कैसे उसको फिर या तो आप आंसर कर रहे हो या तो उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, तो वो वाई से ही रिलेटेड होते हैं। मैं किसी को अगर कुछ बोल रही हूँ, अगर टाइम से सोच के समझ के बोला, जो कि बहुत कम बार होता है, हर दिन हर मोमेंट आप हर चीज को सोच के नहीं कर सकते हो। कभी कभी बहुत सारी चीज स्पॉन्टेनियस होता है, इम्पल्सिवली भी हो जाते हैं। मगर अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो ना, तो हर चीज का एक वाई निकलता है कि मैंने ऐसा इसको क्यों कहा, मैंने वो मैसेज का रेस्पॉन्स ऐसा क्यों दिया, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो वो रिफ्लेक्शन टाइम एक होता है, जहां पे बैठ के मैं सारा, अगर नहीं कर पाई उस टाइम पे, तो बाद में उसका वाई ढूंढती हूँ। हम्म। सबसे बड़ी चीज वाई लाती है आपकी जिंदगी में कि आप हर चीज में फिर वाई ढूंढना शुरू कर देते हो। हर हर बातों में, हर एक्शन में आप वाई ढूंढना शुरू कर देते हो। बिल्कुल। और आपने जो दो आपके जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, पर्वतारोहण और फिटनेस, दोनों ही शारीरिक रूप से कठिन है, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता, मेंटल फिटनेस भी जरूरी होती है। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये कैसे मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करती हैं? क्या प्रभाव डाला है आपके आपके उस पे क्या प्रभाव डाला है मेंटल फिटनेस पर? अगर मैंने जब फिटनेस मेरा जब फिटनेस मतलब क्या बोलेंगे, जब मैंने अपने जिंदगी में फिटनेस प्लानिंग की, या जब मैंने फिटनेस रूटीन शुरू किया अपनी जिंदगी में, कुछ महीने तक तो मैं खुद ही समझ रही थी कि पता नहीं कितने दिन तक कर पाऊंगी। बिकॉज ना मैं एक रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन थी, ना मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। जो कि हाँ चलो, इतना वर्कआउट क्या है, पुशअप क्या है, स्क्वाट क्या है, मुझे कुछ ही नहीं पता था। मगर मुझे एक ही चीज अच्छा लगता था कि मैं चलो मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे वो खुशी दे रही है। थोड़े साल के बाद मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा मैं करूंगी तो क्या करूंगी, एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मैं जाऊंगी। ठीक है, आप अगर रेगुलरली कर रहे हो तो आप एक गोल लेके चलते हो ना। गोल लेके चलोगे तभी आपका बहुत सारा मतलब फैक्टर्स ऐड होता है कि जैसे
चलो डेली का फिटनेस करेंगे अगर आधा घंटा 1 घंटा का तो ठीक है। मुझे एक गोल चाहिए लाइफ में। मैं बिना, अगर गोल रहता है तो मैं उसमें मैं बहुत ज्यादा ही फोकस्ड रहती हूँ। जब मैं गोल लेके चली तो मुझे लगा वो करूंगी। फिर ट्रैकिंग शुरू किया। ट्रैकिंग में मुझे पता चला फिटनेस मुझे हेल्प कर रही है ट्रैकिंग में। फिटनेस क्योंकि मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ इसलिए ट्रैकिंग भी आराम से मैं कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत चैलेंजेस होता है, मगर जब बॉडी बिल्डिंग मैंने शुरू भी की थी थोड़ी बहुत, कुछ 6 महीने, मुझे लगा मैं कोई कंपटीशन में चलूंगी। उसी टाइम पे मेरा माउंटेनियरिंग भी शुरू हुआ, लगभग आसपास। मैंने देखा जो फिटनेस हमें पहाड़ों में दिखानी पड़ती है वो कोई स्टेज पे नहीं दिखा सकते हैं हम, क्योंकि वहां पे कोई आपके ऑडियंस कोई नहीं है। आप खुद ही हो अपने ऑडियंस वहां पे, क्योंकि आप थक रहे हो, आपकी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी खत्म हो गई, खाने के लिए नहीं है। हम लोग जब समिट पुश के लिए जाते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं, आप अकेले हो, आप परफॉर्म कर रहे हो मगर देखने वाला कोई नहीं है। मगर जब आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को चैलेंज दे रहे हो घंटों तक, लो ऑक्सीजन में लेवल में आपको चलना है, आगे बढ़ना है, स्नो -30 डिग्री में, स्नो कंडीशंस में, वो जो आप कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है अपने लिए। आई थिंक मैं वो ढूंढ रही थी जो मुझे अच्छा लगे। मुझे वो अच्छा लग रहा था, तो मुझे परवाह नहीं था कि कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है। तो ये सारा चीज ना मुझे मेरा मेंटल एबिलिटी को बढ़ा रहे थे। हाँ टूटा, मैं फिर भी ट्रेकिंग कर रही हूँ, फिर भी रनिंग जा रही हूँ, भूखी प्यासी सोई नहीं, काली बन गई हूँ, पूरा फेस खराब हो गया है, मॉडल हूँ, फिर भी मुझे परवाह नहीं है। मगर मुझे खुशी लग रहा है मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो कि बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। तो वो मेरी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा रही थी। अमेजिंग। और गायत्री, आजकल बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट बन चुका है और बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और आपने अपनी मानसिक भलाई को बनाए रखने और सुधारने में कौन सी रणनीतियां सबसे प्रभावी पाई है? मैं बाहर हूँ, मैं वो हम्म। उसको बाहर ही रखती हूँ, घर के अंदर वाह। नहीं लाती हूँ। वो मिसेस इंडिया हो, मिसेस कर्नाटका हो, माउंटेनियर हो, जो भी हो। और या मैं अगर सोशल मीडिया में पोस्ट भी करती हूँ तो उसको वहीं ही रख देती हूँ। घर आते ही मैं जो हूँ वैसे ही रहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो आप अचीव करते हो वो एक मोमेंटरी चीज होती है। और हम्म। लाइफ अगर भगवान ने दी है आपको, हाथ पैर सब कुछ दिया है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है। राइट। और और मगर मैं कर रही हूँ तो मैं मतलब मैं बहुत ही मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ये सारे हैं। तो वो एक चीज होती है कि आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहो तो मेंटल प्रॉब्लम्स होगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव बन जाओगे, कोई भी फील्ड मेरे ले लो, आप सारे ही कॉम्पिटिटिव बन गए हैं आज। अगर कॉम्पिटिटिव बन जाओगे तो फिर मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि मुझे अफेक्ट नहीं किया है, मुझे अफेक्ट किया है। तभी ही मेरे वाई सारे निकले। जब मैं मुझे ये अफेक्ट करने लगे तभी मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। लेकिन मेंटल हेल्थ ना एक बड़ी चीज नहीं है हम लोग जितना सोचते हैं। मेंटल हम्म। हेल्थ हमारे हाथ में है। अगर हम लोग उसको उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा ही हर हर कोई इंसान आजकल बहुत सारी चीजें अचीव कर रहा है क्योंकि इतना सब कुछ है। बच्चे आजकल, हमारे जमाने में हमें अचीव करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। मगर हमसे हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि हम लोग आत्मनिर्भर थे तब। जो भी किया अपने अपने ही बलबूते पे किया है हमने। अगर आप वो भी सोचोगे ना तो भी आपका बहुत सारा मेंटल इश्यूज चले जाएंगे। हम भूल जाते हैं, हम लोग नॉन स्टॉप रेस में लगे रहते हैं, उसने ये किया, इसने ये किया, मुझे मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग जो हमारे पास है उसको कभी ही मतलब उस पर कभी इम्पोर्टेंस देते ही लाते ही नहीं है कि चलो हमारे पास इतने जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो शायद वो सारी चीजें हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। राइट। अ, बहुत ही पते की बात आपने बोली कि हमने आजकल जो मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा इशू बना दिया है, वो एक्चुअली में अगर हम थोड़ा सा अपने पे ध्यान दें और अपने आप को समझने की कोशिश करें तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वी कैन ट्रीट इट लाइक जस्ट नॉर्मल थिंग और उस पे हम काम करके उसको बेहतर कर सकते हैं।
बिल्कुल। अमेजिंग गायत्री जी। अभी इसके बाद ये तो मतलब अद्भुत और शानदार बातचीत हुई आपसे हमारी। तो अब इसको एक रैपिड फायर प्रश्न पूछ के कुछ मसाला डालते हैं हम अपनी बातचीत में। और मेरी तरफ से पहला रैपिड फायर आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपके पास एक बड़ा सा विशाल जाइजेंटिक बिलबोर्ड हो जिसपे कुछ भी लिखा हो सकता है आपकी तरफ से, तो वो क्या होगा? नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। वाह, अमेजिंग, बहुत शानदार बातचीत बताई है आपने। और मेरा दूसरा सवाल है कि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वह कौन होगा और क्यों? मैं खुद एक सेलिब्रिटी हूँ, अपने आप को डेट कर रही हूँ काफी साल से, और किसी की जरूरत। वो तो बहुत ये स्मार्ट आंसर सेफ है। प्ले नहीं करना होता है। हाँ, सेफ प्ले नहीं करना होता है, बट स्टिल चलिए, आप सेलिब्रिटी हैं तो आप आपके साथ मतलब आपको क्या लगता है? आप लाइक, आई नो बेटर हाफ है आपके, बट स्टिल आई वुड से मेरे किसी का। लिए वो सारे लोग सेलिब्रिटी हैं जो आ, हमारे लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर्स पे, हमारे सोल्जर्स। नाइस। आई वुड लव सुपर, टू डेट अ सोल्जर। सुपर। वहां पे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बिकॉज यस, दे लाइक दे आर रिस्पेक्टेड एंड दे शुड बी गिवन देयर ड्यू रिस्पेक्ट। आई ऑल्सो बिलीव दैट। अगला क्वेश्चन आपके लिए रैपिड फायर आ रहा है कि एक दिन के लिए आपको कोई नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को बाय डिफॉल्ट मानना ही पड़ेगा, तो आप ऐसा क्या नियम बनाएंगे? फेमिनिज्म वर्ड को मत यूज कीजिए। फेमिनिज्म कुछ होता ही नहीं है। हम्म, वो सुपर पावर्स हैं, उनको बस एनकरेज कीजिए। फेमिनिज्म के नाम पे कुछ मत कीजिए। इट इज ऑलवेज इक्वल। सुपर। आपका हर बात तो इंस्पायरिंग लग रहा है मुझे। एंड मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? हीरो रंग दे बसंती में आमिर खान का रोल। वाओ, लव इट। पेट्रियोटिज्म, मोटिवेशन, हर हर बात में, हर शब्द में आ रहा है आपकी तरफ से। और यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, स्वैप करना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? अगर मुझे अपनी जिंदगी किसी के साथ बदलनी है तो मेरे हिसाब से वो ऐसे कोई इंसान हो जो बहुत कुछ कर पा रहे हैं और मैं शायद ही नहीं कर पा रही हूँ अभी, और सेल्फलेसली कर रहे हैं अभी हम्म, अभी कर रहे हैं, और जिनको शायद हम कोई नहीं जानते हैं। हम्म, शायद उनके साथ मेरी जिंदगी में बदल दूं ताकि मैं सीख सकूं, थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, जो दुनिया के लिए कर रहे हैं बिना राइट, किसी लालच के। लव इट, लव इट। और आखिरी सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप खुद इन्वेंट करना चाहोगे नहीं तो देखना चाहेंगे? जो मुझे ले जाए मेरे बचपन के दिनों में, या ऐसे दिनों में जहां पे मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकूं। ऐसा कोई अगर यंत्र है तो मैं वो देखना चाहूंगी, और रादर अप्लाई भी करना चाहूंगी अपनी जिंदगी में। लव इट, लव इट। ठीक है। और दूसरा रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विल गायत्री जी, आपके साथ पूरा इंटरव्यू हमारे को बहुत ही मजा आया। और एक चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल, कि जो आज हमारे उभरते हुए युवा हैं, उनके लिए आप एक क्या सलाह ऐसी देना चाहेंगी जो कि उनको अपने फ्यूचर और अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ के में हेल्प करे? सबसे बड़ी चीज जो आज के युवा के लिए चैलेंजिंग है कि वो सारी चीज बहुत कम समय में हासिल करने की कोशिश करते हैं, और शायद युवा से ज्यादा मैं उनके पेरेंट्स को या उनके मेंटर्स या उनके जो जो भी लोग हैं उनको बोलूंगी, क्योंकि युवा पे कुछ ज्यादा असर तभी होता है जो जो हम उनको सिखाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि उनको आप छोड़ दें, उनको बताएं जो उनको करना है। फेलियर एक बड़ा धब्बा ना बनाए। फेलियर से ही इंसान हमारे सारे इन्वेंशंस फेलियर से ही हुए हैं। युवा
अगर वो कंपटीशन में खुद जा रहे हैं पेरेंट्स के प्रेशर के बिना, तो धैर्य रखना पड़ता है। कोई भी अच्छी चीज में टाइम लगती है। और सबसे बड़ा चीज है कि आपके पास सब कुछ है, जो शायद सालों पहले हम हमारे किसी के पास नहीं था। उसको वैल्यू करें, कोई भी चीज, एक छोटी सी चीज से वैल्यू करेंगे और थोड़ा टाइम बिताएं अपने ऊपर। सारी चीज करें, एक लाइफ को गरम मसाले की तरह ले। सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे तभी ही खाना अच्छा बनता है। और खाना बनाना भी एक टाइम टेकिंग चीज होती है। तो कोई भी चीज अगर टाइम लेती है, वो अच्छे से उभर के आती है। वाह, जस्ट लाइक चाइनीज बैम्बू ट्री का एनालॉजी में यूज कर रहा था। वुड आवर ओन प्लेटफॉर्म, अगर जो भी ग्रो होना है, अब कंसिस्टेंट एफर्ट लगाए तो देन डेफिनेटली विल सी दी रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स विल बी एक्सपोनेंशियल। आप बताइए जब। ऑल राइट, सुपर्ब। सो गायत्री जी, आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉन्वर्जेशन तो बहुत इंस्पायरिंग लगा, एंड आई एम श्योर आवर ऑडियंस विल लव दिस एपिसोड, एंड उनको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। एंड हम आपको इंग्लिश में भी इंटरव्यू करेंगे थोड़े ही दिन में, और इसके अलावा विल आल्सो डू मेनी मोर एपिसोड्स विथ यू इन फ्यूचर। थैंक यू वंस बिल्कुल। अगेन। और थैंक ये यू, मौके, थैंक यू, थैंक्स टू यू एंड पायल जी ऑल्सो। एंड होप आप लोगों को, मतलब जो भी मैंने आज बातचीत हुई, आप लोग मतलब वो रिलेटेबल लगा होगा। आई एम एब्सोल्युटली, लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंग्लिश वन ऑल्सो। या विल डू दैट, हम जरूर करेंगे। और ये मौके पे फिर से हम हस्वी पुलकितमूर्ति को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू हस्वी फॉर कनेक्टिंग विद अमेजिंग गायत्री मोहंती। एंड Even दोस्तों, I want to thank Hasvi because she is my adopted daughter. I learn a lot from her. मैं उससे भी सीखती हूँ, वो एक इंस्पिरेशन है। तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूंगी। अमेजिंग अमेजिंग, सो थैंक यू वंस अगेन। ऑलराइट, तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। या तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड गायत्री मोहंती जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो, या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो विन विन सिचुएशन बनेंगे। और आज के सामान्य ज्ञान की बात करने में हम बात करेंगे साइमन सिनेक की पुस्तक स्टार्ट विद वाई के बारे में। 2 कम ज्ञात और दिलचस्प तथ्य हम बताएंगे। वो है कि गोल्डन सर्कल अवधारणा की उत्पत्ति स्टार्ट विद वाई के पीछे एक मूल विचार जो है वो है गोल्डन सर्कल के रूप में जाना जाता है। मानव निर्णय लेने की जीवन विज्ञान से मानव निर्णय लेने को जीव विज्ञान से प्रेरित है। साइमन सिनेक सर्कल के 3 घटकों क्यों, कैसे और क्या, या जिनको हम 3 टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, क्यों, कैसे और क्या, को मस्तिष्क के 3 प्रमुख स्तरों को जोड़ता है। न्यूरोटेक्स और लिम्बिक मस्तिष्क। क्यों लिम्बिक मस्तिष्क से मेल खाता है, जो भावनाओं, व्यवहार और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। सिनेक की अंतर्दृष्टि यह है कि महान नेता और कंपनियां अंदर से बाहर संवाद करते हैं क्योंकि वे सीधे मस्तिष्क से निर्णय लेने वाले हिस्से से जुड़ते हैं। यही कारण है कि उनके संदेश लोगों के बीच इतनी गहराई से गूंजते हैं। और दूसरा फैक्ट है कि उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स के बहुत प्रेरित हुआ है। साइमन सिनेक की अवधारणा मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से काफी प्रभावित थी। और साइमन ने पाया कि जो चीज इन नेताओं को अलग करती है, वह उनकी अपनी क्यों के स्पष्ट करने की क्षमता है, उनका उद्देश्य, कारण या विश्वास जिसने उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर का प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम स्पीच भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण पर केंद्रित था, ना कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ना कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए इसकी बारीकियों पर। क्यों या कैसे पर इस जोर ने लाखों लोगों को उनके अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
means millions of people have joined the cause, having inspired by I have a dream speech, because it was focusing on the vision of the future and not on the specifics, right? So that's it from my side on the trivia. आज के लिए हम यहीं पर ये एपिसोड को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, सजेशन है या आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करिए। मैं हूं पायल मित्तल, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिशें कैसे लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। और फिर से दूसरे एपिसोड में और एक अमेजिंग गेस्ट के साथ मिलेंगे। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय, थैंक यू, नमस्ते।